हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों पढ़ लिए थे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसमें ऑस्मोसिस भी देखे थे। अभी देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। वीडियो अंत तक देखिएगा। बुक्स भी साथ में पढ़ने की कोशिश करना है। समझने के लिए कंसेप्ट छोटा ही होता है, कुछ शब्दों का होता है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन बुक से महत्व बढ़ेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस का मतलब ऑस्मोसिस का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो ऑस्मोसिस नेचुरल फिनोमेना है जिसमें हम लोग देखे हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। दूसरा शब्द बोलते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स जाता है। किससे जाता है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है, अपने ही होता है। जैसे कि एग्जांपल्स भी देखे थे, अचार का बनना, अचार के बनने में। उसी तरह से एग्स का डालने पर उसका श्रिंक होना या स्वेल होना, डेड बॉडी का वाटर के ऊपर तैरना। तो ये सब चीज़ जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस में हम लोग देखते हैं। हेमोलिसिस एक उसका प्रोसेस है। हेमोलिसिस क्या होता है कि अगर हम लोग लिविंग सेल को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देखे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, आर्टिफिशियली बना सकते हैं, परचमेंट हो सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेमोलिसिस का क्या मतलब बनता है, थोड़ा समझिएगा। हेमोलिसिस में क्या होता है कि अगर किसी कारण से लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसा सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जिसका कंसंट्रेशन लो होगा, तो सेल के बाहर का कंसंट्रेशन लो है तो लोअर से हायर की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेगा। मीन्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स सेल में आएगा और सेल का स्वेलिंग होगा, फूल जाएगा, रैप्चर्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हेमोलिसिस कहते हैं। ये ऑस्मोसिस का महत्व है। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि अगर हेमोलिसिस के उल्टा लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को अगर हम लोग ऐसा कंसंट्रेशन में डाल दें सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन क्या हो, सेल के अंदर के कंसंट्रेशन के तुलना में बाहर हाई हो, तो हाई कंसंट्रेशन होगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स लो से हाई जाता है, मीन्स सेल से बाहर का फ्लो होगा। तो इसमें क्या होगा कि सेल श्रिंक करेगा, डेड होगा। इसको प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। मीन्स होमोलिसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाहर से सेल के अंदर आता है, स्वेल होता है। प्लाज्मोलिसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाहर से सेल के अंदर आता है। होमोलिसिस में बाहर से अंदर आता है और प्लाज्मोलिसिस में अंदर से बाहर जाता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इसमें श्रिंक होता है। ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? वैसा सॉल्यूशन, दो अलग अलग सॉल्यूशन लें और दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर समान होगा तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? अगर दो सॉल्यूशन लें और एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा है तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। सिंपल है। हाइपोटोनिक क्या होगा कि अगर दो सॉल्यूशन लें और एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि दूसरे से कम है, कम होना हाइपोटोनिक है ऑस्मोटिक प्रेशर का, हाई होना हाइपरटोनिक है, इक्वल होना आइसोटोनिक है। ऑस्मोसिस के ऊपर रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में बोले थे डिफाइन में कि एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टेड इन द सॉल्यूशन साइट to prevent the flow of the solvent through semi permeable membrane is known as the osmotic pressure। और अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगा दें तो सॉल्वेंट के तरफ ही सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट आने लगेगा, मीन्स वाटर प्यूरिफाई होने लगेगा। तो ऑस्मोसिस के उल्टा हाई प्रेशर लगाने से जो प्रोसेस शुरू करवाते हैं, जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस को लेकर के प्योर वाटर और सैलिन वाटर, समुद्र का जो नमकीन पानी है, दोनों को क्लोज लाते हैं और समुद्री पानी की तरफ हाई प्रेशर लगा करके प्योर वाटर को प्राप्त करते हैं। इसको डीसैलिनेशन ऑफ वाटर कहते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में एक आध नंबर में पूछता है। इसको ध्यान से समझ के लिख लीजिए और बुक पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। बुक के थ्रू एक बार देखते हैं इन चीज़ों को। The osmotic pressure methods has advantage over other methods as pressure measurement is around the room temperature and molarity of the solution is used instead of molality।
हम लोग जब ऑस्मोटिक प्रेशर देखे थे तो ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास को डिटरमाइन किए थे, और उस बुक के अगले पेज पर यह था कि ऑस्मोटिक प्रेशर का महत्व क्या है, कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ, इसका उपयोग हम लोग करते हैं मोलर मास डिटरमाइन करने में, और बाकी तीनों मेथड्स के तुलना में इसका ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देने के पीछे कारण है कि ये रूम टेम्परेचर पर यूज होता है। सबसे बड़ी बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तब मोलर मास डिटरमाइन होगा। फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर नो करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। उसी तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा कब, जो सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो वहाँ भी गर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरह से उन सबों में टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है, उन तीनों में, लेकिन इसको रूम टेम्परेचर पर नापते हैं। तो जो टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्यूट टूटेगा, जैसे प्रोटीन है या लिविंग सब्सटेंस है, तो उसके लिए बायोमोलिकुल्स है, तो उन सबों के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का महत्व बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यह रूम टेम्परेचर पर नापते हैं और मोलरिटी का उपयोग करते हैं मोलैलिटी के जगह पर, क्योंकि मोल पर लीटर सॉल्यूशन जनरली कंसंट्रेशन एक्सप्रेस होता है, तो कॉमन टर्म मोलरिटी है, रूम टेम्परेचर पर नापते हैं। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं मोलर मास डिटरमाइन करने में बाकी तीनों के तुलना में। As compared to other colligative properties, its magnitude is large even for a very dilute solution। बहुत कम सॉल्यूट डालने पर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू लार्ज होता है, मतलब इजीली मेजर हो सकता है। वैल्यू कम होता तो नापने में दिक्कत होती, तो इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। तो 3 कारण आपको दिख रहा है, एक तो दिख गया रूम टेम्परेचर पर, दूसरा मोलरिटी का यूज़ करते हैं, तीसरा कम कंसंट्रेशन पर भी ये वैल्यू लार्ज देता है। The technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly useful for biomolecules as they are generally not stable at higher temperature and polymers have poor solubility। ठीक है, तो पॉलीमर की सॉल्विटी पुअर है, तो कम सॉल्विटी पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर जाता है। हाई टेम्परेचर पर नहीं टूटेगा, टूट जाएगा बायोमोलिकुल्स, इसलिए रूम टेम्परेचर पर ही नापेंगे। इसलिए बायोमोलिकुल्स का और पॉलीमर्स का अगर मोलर मास डिटरमाइन करना होगा तो किसका उपयोग करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का। 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन एनसीईआरटी के अनुसार से क्या है, 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन टेम्परेचर पर समान होगा उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। When such solutions are separated by semi-permeable membrane, no osmosis occurs between them। और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग रहेगा तो उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है। कंसंट्रेशन डिफरेंट होने पर ही ऑस्मोसिस होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट जाता है, यहाँ तो कंसंट्रेशन समान ही है, इसलिए यहाँ पर ऑस्मोसिस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विथ द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल is equivalent to that of 0.9% mass by volume sodium chloride solutions called normal saline solution, and it is safe to inject intravenously। intravenously मतलब जब भेन में हम लोग सुई देते हैं, इंजेक्शन डालते हैं, तो उस इंजेक्शन में पानी लगाते हैं, सुई का पानी होता है, पानी का मार्केट से लेते हैं, फिर दवा दोनों को मिला के डालते हैं। तो उसमें जब डालेंगे तो यहाँ पर कंडीशन है कि उस जो लेंगे सुई वाला पानी इंट्रावेनस के लिए, उसमें NaCl कितना डिजॉल्व रहना चाहिए, 0.9% डिजॉल्व रहना चाहिए। तभी क्या होगा, सेल जो होगा इसका ब्लड का वो सेफ रह पाएगा, वो उसमें या तो क्या हेमोलिसिस या प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा। हेमोलिसिस प्लाज्मोलिसिस होगा अगर हम लोग 0.9% सॉल्यूशन से ज़्यादा या कम लेंगे कंसंट्रेशन के लिए। इसीलिए ऑस्मोसिस को यूज़ करके हम लोग इंट्रावेनस जब इंजेक्शन तैयार करते हैं तो उसके लिए पानी का भी कंसंट्रेशन फिक्स रख के ही दवा को तैयार करते हैं और वेन में डालते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ वी place the cell in solution containing more than 0.9% mass by volume sodium chloride, अगर 0.9% से ज़्यादा कंसंट्रेशन में अगर हम लोग मेडिसिन तैयार करके उसमें डालेंगे, मतलब सेल को उसमें अगर डाल देंगे, वाटर भी फ्लो आउट ऑफ द सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा, एंड दे वुड श्रिंक, अतः वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा।
सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो हाइपरटोनिक, और कम होता है तो हाइपोटोनिक कहते हैं। इफ़ द साल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम में 0.9% से अगर कम कंसंट्रेशन होगा तो सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक, तो उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। और ऐसे केस में क्या होगा, बाहर से सॉल्वेंट सेल के अंदर आएगा। इन दिस केस वाटर भी फ्लो इनटू द सेल इफ प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन एंड दे वुड स्वेल, और सेल क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है, बुक समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल वर्ड में, बड़ा स्टैंडर्ड वर्ड में इसको दिया हुआ रहता है। बच्चे बुक पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बुक से भागना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पेन चलाइए, लिखिए। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। द फिनोमेना मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। जब इस हम शुरू किए थे ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में कुछ नेचुरल फिनोमेना का एग्जांपल लिए थे, उसको हम लोग ऑस्मोसिस के थ्रू बड़ा ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, समझिए। ए रॉ मैंगो, अचार बनाने में जो कच्चा आम का प्रयोग करते हैं, प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं लूज वाटर वाया ऑस्मोसिस। वो क्या होगा, सेल के अंदर से बाहर कंसंट्रेशन चूँकि ज़्यादा है नमक का, इसलिए पानी बाहर न चला जाएगा, और वो क्या होगा, श्रिवेल इनटू द पिकल्स, और वो अचार में सिकुड़ करके, सूख करके ना अचार में बन जाएगा, सिकुड़ भी जाएगा, सूख भी जाएगा। और अब पानी चूँकि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट केवल बचेगा मैंगो में, तो ये लंबे समय तक अचार रह पाएगा। इसलिए इसको ड्राई धूप में करने के बाद, धूप में करेंगे तो सड़ जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, ऑस्मोसिस से ड्राई करते हैं, हायर कंसंट्रेशन में प्लेस करके। ठीक है। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, जब शुद्ध पानी में हम लोग डालते हैं मुरझाया हुआ फूल को तो रिवाइव हो जाता है, फिर से फूल जाता है। ए कैरोट दैट हैज़ बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लूज इनटू एटमॉस्फेयर कैन बी प्लेस्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट फॉर्म वंस अगेन। अगर हम लोग कैरोट लें, सूखा हुआ कैरोट जो एटमॉस्फेयर में डालने से सूख गया है, और उसको हम पानी में डालेंगे तो फिर से वापस वो फूल जाएगा, फैल जाएगा। वाटर विल मूव इनटू देम थ्रू ऑस्मोसिस, क्या होगा, फूल में भी और इसमें गाजर में भी क्या होगा, पानी बाहर से अंदर आ जाएगा, इसलिए वो फूल जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% मास वॉल्यूम साल्ट, ब्लड सेल्स कोलैप्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। 0.9% कंसंट्रेशन से, साल्ट के मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन से कम में डालेंगे तो ऑस्मोसिस के कारण वाटर बाहर निकलेगा, और क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पीपुल टेकिंग लॉट ऑफ साल्ट और साल्टी फ्लूइड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल एंड इंटरसेलुलर स्पेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। जो आदमी ज़्यादा नमक खाता है खाना में, या तेज़ नमक खाता है, नहीं खाया कीजिए, तो खाता है तो उसका क्या होगा, सेल बाहर कंसंट्रेशन रहेगा तो सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल जाएगा, टिश्यू के बीच में पानी आकर के जम जाएगा। ठीक है, जिससे परेशानी बढ़ेगी। द रिजल्टिंग, जिससे रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्टिंग पफिन्स और स्वेलिंग इन द इडीमा, और इससे क्या होता है कि शरीर सूखने फूलने लगता है ना, स्वेलिंग होता है, बहुत लोगों का शरीर फूला हुआ रहता है, उसका कारण ज़्यादा नमक खाना होता है, और ऑस्मोसिस के कारण सेल से पानी बाहर निकल के बीच में आकर, दो मेम्ब्रेन के बीच में आकर के जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, फूल जाता है। Water movement from soil into plants roots and subsequently into upper portion of the plant is partly due to osmosis। पेड़ का क्या होता है, पेड़ पौधा का रूट होता है ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर रूट होगा और वहाँ से वाटर को ऊपर की तरफ लीफ तक पहुँचाता है, मिनरल्स को लीफ तक पहुँचाता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, राइट। तो उसमें क्या होगा, क्यों होता है ऐसा, तो ये ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। The prevention of meat by salting and of fruits by adding sugar protects against bacteria action। बैक्टीरिया एक्शन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मीट को नमक मिला कर रखते हैं और फ्रूट्स को शुगर मिला करके रखते हैं, स्टोर करते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ए बैक्टीरियम ऑन साल्ट मीट और कैंडीड फ्रूट्स लूज वाटर श्रिवेल्स एंड डाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, मीट में नमक मिला के डाले हैं तो बैक्टीरिया वहाँ पर आएगा, तो बैक्टीरिया के सेल से पानी बाहर निकल जाएगा और बैक्टीरिया डाई हो जाएगा, मीट सुरक्षित रहेगा। उससे फ्रूट्स में भी अगर हम लोग शुगर मिला के डाले हैं तो कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हाई हो गया, मीठा ज़्यादा हो गया, और जब उसमें बैक्टीरिया आएगा तो उसके सेल से वाटर बाहर निकलेंगे, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से फूड को प्रिजर्व करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है।
रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। साल्ट वाटर है, देख लीजिए इधर, इधर फ्रेश वाटर है। तो अगर हम लोग नेचुरली छोड़ेंगे तो फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर की तरफ वाटर का मूव होगा, इसको ऑस्मोसिस कहेंगे। अगर हम लोग इधर इतना प्रेशर लगा दें, इस तरफ इतना प्रेशर लगा दें कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। लेकिन अगर इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दें तो इधर से ही सॉल्वेंट इधर आने लगेगा, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से प्योर वाटर इधर फ्लो होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी घटना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, और हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्री पानी को शुद्ध पानी में बदलना, मतलब उसके नमक से शुद्ध पानी को अलग करना रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है। ए स्कीमेटिक सेट अप फॉर द प्रोसेस इज शोन इन फिगर 2.1। 2.1 में एक फिगर दिखाया गया है। इधर से वाटर डालेंगे, हाई प्रेशर लगाएंगे और इधर शुद्ध वाटर इधर निकलेगा, इधर जमा करेंगे। और इसी तरह से RO लिखा रहता है आप जो प्योर वाटर बोतल लेते हैं। हालांकि इसके जगह पर अब बायोमोलिकुल्स, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बांस का वाला बोतल चल रहा है, उसी सब का उपयोग करना चाहिए, वैसा बिजनेस भी लगाना चाहिए। रिवर्स ऑस्मोसिस RO लिखा रहता है, उसी से पानी को प्यूरीफाई किया जाता है। When pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of sea water through membrane। जब इधर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिल्टर बना होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, इससे स्क्वीज एक एक बूंद करके वाटर, प्योर वाटर इधर निकल जाता है। ए वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पसेस। जितने भी शुद्ध पानी बनाने वाले कंपनी सब हैं, जहाँ से RO आप लोग खरीदते हैं या जहाँ पैक होता है, वहाँ पर फिल्टर पेपर यूज होता है, फिल्टर यूज होता है। वो फिल्टर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है और बहुत साइज़ में, बहुत ढंग का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस पर्पस के लिए मार्केट में उपलब्ध है। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। जो प्रेशर हम लगाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ए वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज ए फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट प्लेस्ड ओवर अ सुइटेबल सपोर्ट। एक सुइटेबल सपोर्ट लगाते हैं क्योंकि हाई प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, जिसको फिल्टर पेपर बोलते हैं, वो सेलुलोज एसीटेट होता है। सेलुलोज एसीटेट होता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज है ग्लूकोज का पॉलीमर। सेलुलोज एसीटेट का बना हुआ मेम्ब्रेन से रिवर्स RO वाटर जो बनाते हैं उसी से प्यूरिफाइड होता है। सेलुलोज एसीटेट इज ए परमिएबल ऑफ टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इम्प्योरिटीज एंड आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर। समुद्री पानी में जो साल्ट और आयंस प्रेजेंट है उसके लिए यह इम्परमिएबल होता है, लेकिन परमिएबल होता है वाटर के लिए। इसलिए प्योर वाटर इस तरफ से इस तरफ चला जाएगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। These days many countries use desalination plants to meet their potable water requirements। आज के दिन में बहुत सारे कंपनी RO रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा प्योर वाटर निकालता है और उपयोग करता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, सैलिन वाटर का डिसैलिनेशन करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लिए हेमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, एक एक लाइन का वर्ड सब है, एग्जाम में पूछता है। इसको अच्छे से देख करके लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, पढ़िए, बढ़िए, टेक केयर।